जय हिंद। आइए आज के वीडियो में देखते हैं चैप्टर 16 जो कि पेपर 1 का है। ठीक है, ये है पाठ योजना। ठीक है, चैप्टर का नाम है पाठ योजना। चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें, जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पेपर 1 शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ की चैप्टर 16। ठीक है, इसके बाद केवल एक चैप्टर बचा रहेगा, चैप्टर 17। ठीक है, इसके बाद ये अपना बुक ख़त्म हो जाएगा, पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, इसको अब रिवाइज करना चालू कर दें। जो अपना लास्ट चैप्टर है वो वृत्ति के रूप में शिक्षण है, मतलब टीचिंग एज ए प्रोफेशन, मतलब प्रोफेशनली कैसे टीचिंग करते हैं, वो लास्ट चैप्टर है। ठीक है ना, और अभी हम लोग का चैप्टर है पाठ योजना, मतलब लेसन प्लान। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब समझिए कि ये बैकबोन ऑफ द टीचिंग है, शिक्षण की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं आप। क्योंकि अगर आपको पाठ योजना नहीं रहेगा तो आप पढ़ा नहीं सकते। अच्छे से पढ़ाने के लिए पाठ योजना बहुत ज़रूरी है, तो इसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। और इससे बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल भी बनते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करिए, पूरा देखिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। बीएड सेकंड ईयर का पेपर 1 है, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ लर्निंग, जिसका चैप्टर 16 है पाठ योजना, लेसन प्लानिंग। ठीक है, तो लेसन प्लानिंग में दो वर्ड है, लेसन और प्लानिंग। ठीक है, तो लेसन का मतलब पाठ है, क्योंकि आप देख रहे हैं जिसको चैप्टर बोलते हैं, चैप्टर 1 चैप्टर 2 ये पाठ है। और दूसरा वर्ड है योजना। तो योजना किसे कहते हैं? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही है कि योजना किसे कहते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, बिल्कुल छोड़ के मत जाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आप एक टीचर बनेंगे, सरकारी रहें या प्राइवेट रहें, आपको शिक्षण ये पाठ योजना बनाने आना चाहिए, लेसन प्लान बनाने आना चाहिए। प्राइवेट में तो खासा ज़रूरत रहता है, हर साल ही बोल देते हैं कि आप लेसन प्लान बना के लाइए, हम चेक करेंगे, देखेंगे। या कभी भी नए स्कूल में ज्वाइन करिए तो वहाँ लोग पूछ देते हैं। तो ये आना चाहिए, और उसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, सच सारी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, तो योजना पहले जानते हैं, योजना किसे कहते हैं। तो किसी कार्य को सफलतापूर्वक करते हुए निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने का जो साधन है उसे योजना कहते हैं। मतलब कोई भी कार्य करना है, जैसे मान लीजिए शिक्षण करना है, तो शिक्षण को अगर सफलतापूर्वक किया जाए, जो उद्देश्य है शिक्षण का वो अगर पूरा हो जाए, ठीक है, तो वो हो गया शिक्षण के लिए योजना। मतलब अगर कोई पाठ पढ़ाने के लिए योजना है तो वो हो गया पाठ योजना। ठीक है, जिसके लिए भी योजना बनाए, अगर वो सफलतापूर्वक पूरा हो गया, और योजना इसीलिए बनाते हैं, कोई भी काम योजना से करने से वो सफलतापूर्वक पूरा होता है। ठीक है, तो योजना बना के कोई काम करना ही वो उस चीज़ का योजना कहलाता है। ठीक है, मतलब सफलतापूर्वक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने का जो साधन है उसे योजना कहते हैं। अगर पाठ को पढ़ाना है तो पाठ को सफलतापूर्वक बच्चे को पढ़ा देना ही पाठ योजना हो गया। ठीक है, देखिए योजना की क्या क्या विशेषता है, अगला क्वेश्चन है, योजना की क्या क्या विशेषता होती है। तो यह पूरी तरह से लचीली होती है, मतलब लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। यानी कि जो योजना में बना लिए हैं वही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे बदलते रहते हैं। बच्चे पता चला इस साल अच्छे बच्चे हैं, अगले साल हो सकता है कि कमज़ोर बच्चे हो गए, तो फिर उस योजना में ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि हम उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल कर दें। कमज़ोर बच्चों के लिए फिर हम थोड़ा सा स्तर नीचे गिरा कर पढ़ाएँ। ठीक है, तो योजना में फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। ठीक, दूसरा व्यापक तथा विस्तृत होना चाहिए, और विस्तृत होना चाहिए। व्यापक मतलब बड़ा होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए, एक एक पॉइंट, एक एक पहलू पर ध्यान देके बनाना चाहिए। ठीक है, तीसरा है अच्छी योजनाएं कक्षा तथा विद्यालय के पास उपलब्ध साधनों का ध्यान रखकर बनाई जाती है। मतलब जो अच्छा योजना होता है वो जो विद्यालय के पास जो भी साधन है उसको ध्यान में रख के बनाया जाए। यानी कि योजना बना दिए कि हम कल स्मार्ट बोर्ड पे ये चीज़ पढ़ाएंगे, और पता चला विद्यालय के पास स्मार्ट बोर्ड है ही नहीं। तो अच्छा योजना वही कहलाएगा जो अपने पास संसाधन है उसी का उपयोग करके बनाया जाए, उसी का उपयोग को ध्यान उसी को ध्यान में रख के बनाया जाए। ठीक है, अगला हो गया पॉइंट, विशेषता बता रहे हैं योजना की। मानसिक और शारीरिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। मतलब मानसिक और शारीरिक मतलब बच्चों का जो मानसिक स्तर है उसी के हिसाब से होना चाहिए। यानी कि बच्चे कमज़ोर हैं तो हम ऊपर ही बना दिए तो तेज विद्यार्थी समझ पाएंगे और कमज़ोर विद्यार्थी नहीं समझ पाएंगे। तो उनके मानसिक स्तर को ध्यान में रख के योजना बनाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाठ योजना का क्या अर्थ है। देखिए आगे, पाठ योजना अध्यापक के उन कार्यों का समूह है। देखिए पाठ योजना शिक्षक के उन कार्यों का समूह है जिससे वो कक्षा में क्रियान्वित करना चाहता है। मतलब कक्षा में कोई अगर काम क्रियान्वित करना है, कोई चीज़ पढ़ाना है, उसको उन कार्यों का वो समूह है। ठीक है, पाठ योजना वही होता है, पाठ योजना जो बनाते हैं वही चीज़ वहाँ जाके पढ़ाते हैं बच्चों को। ठीक है, तो उन कार्यों का समूह है जो कक्षा में क्रियान्वित करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है पाठ योजना की आवश्यकता एवं महत्व
क्या क्या है। देखिए, पाठ योजना की आवश्यकता एवं महत्व, ठीक है, ध्यान दीजिए, आवश्यकता क्या है और महत्व क्या है। तो पहला है आत्मविश्वास अर्जित करना। देखिए, जब आप पाठ योजना बना लेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि हमें किस क्लास में क्या क्या चीज़ पढ़ाना है, ठीक है। तो आपके अंदर से ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यही चीज़ पढ़ाना है, तो उसको आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, या अगर आपको आता है तो रिवाइज नहीं भी करेंगे, मतलब एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमको यही चीज़ पढ़ाना है। तो जाके मतलब अननोन नहीं रहेगा आपके पास, अननोन चीज़ें नहीं आएगी कि अचानक से कोई आ गया और आप एकदम ऐसे देखने लगे रही ये क्या आ गया, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मतलब आपके पास एक चीज़ें पहले से मालूम होगा कि हमको यही चीज़ पढ़ाना है, वहाँ जाके आराम से पढ़ाएंगे, तो इसके लिए आपके पास आत्मविश्वास रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा कि अरे LCM पढ़ाना है, पढ़ा देंगे, ठीक है। अचानक से क्लास में कोई पूछ दिया कि सर LCM बताइए, और पता चला हम कुछ और तैयारी करके, तो पाठ योजना बनाने से हमको ये फ़ायदा होगा, यही ये आवश्यक है, मतलब कि हमको क्या पढ़ाना है हमको पहले से मालूम होता है। एक बार देख लेंगे पाठ योजना, अच्छा इस डेट को ये पढ़ाना है, इस डेट को, तो उसकी हम तैयारी पहले से ही कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास कॉन्फिडेंस रहता है। दूसरा है पॉइंट, निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करना। जो निर्धारित उद्देश्य है, मतलब जिस उद्देश्य से हम पाठ को पढ़ा रहे हैं वो उद्देश्य से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पाठ योजना में उसी हिसाब से योजना बना हुआ है। अगला है विषय सामग्री का संगठन। जो विषय की सामग्री है उसको हम लोग इकट्ठा कर लेंगे, क्या क्या चीज़ पढ़ाना है वो चीज़ पॉइंट को हम संकलित कर लेंगे, पहले से इकट्ठा करके उसमें लिख देंगे। अचानक से अगर क्लास में पढ़ाएंगे तो हो सकता है कोई पॉइंट मिस हो जाए, लेकिन पहले से अगर हम संकलित करके इकट्ठा करके रख लेंगे तो फिर मिस होने का चांस नहीं रहेगा, ठीक है। अगला पॉइंट है शिक्षण रुचिकर बनाने के लिए, और शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए पाठ योजना जरूरी है। जहाँ देखेंगे कि भाई ये ऐसे है, तो उसमें थोड़ा सा हम उसको पहले से सोच समझ के योजना बना रहे हैं ना, तो उसको थोड़ा सा रुचिकर बनाएंगे, ठीक है, ताकि बच्चों को जल्दी से समझ में आए, उनको मन लगे पढ़ने में, बोरिंग ना लगे, ठीक है। अगला पॉइंट है मानसिक शक्तियों का विकास, और इससे क्या है कि बच्चों का मानसिक शक्ति का विकास होगा। जब आप कोई टॉपिक कॉन्फिडेंसली पढ़ाएंगे ना तो बच्चों को ऑटोमेटिक ज़्यादा समझ में आएगा, और वो लोग कॉन्फिडेंट रहेंगे कि सर ने ऐसे कॉन्फिडेंटली बोल। आप ही कुछ डर डर के पढ़ाएंगे, ठीक है, दग दग में आप ही रहेंगे कि अरे यार सही है कि गलत है, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो फिर आप वो चीज़ बच्चों में ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। जितना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके पास रहेगा उतना ही ज़्यादा अच्छे से बच्चों को आप समझा पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो ये शिक्षक प्राइवेट हो या सरकारी में तो इसकी कोई विशेष उतना ज़रूरत नहीं है कॉन्फिडेंस की। कोई भी है, एक बार चयन हो गया तो आप पढ़ाएं ना पढ़ाएं सारा काम करते रहें, पढ़ाने के अलावा और सब काम करेंगे सरकार का। लेकिन प्राइवेट में पढ़ाने के अलावा तो और काम हो या ना हो, पढ़ाने में अगर कमी रहा तो तुरंत निकाल बाहर करते हैं। तो ये प्राइवेट टीचर के लिए खासा ज़रूरी है, उनके पास होना चाहिए कि पाठ योजना कैसे बनाएं और कैसे पढ़ाएं, ठीक है ना, कैसे पढ़ाएं, तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, तो बिल्कुल आप पूरा देखें, ठीक है। देखिए, पाठ योजना बनाने के लिए किन किन तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए, देखिए इसीलिए बोले इंपॉर्टेंट है। कहीं भी पाठ योजना बनाना पड़ेगा तो उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए क्या क्या तथ्य, क्या क्या पॉइंट हमको इंक्लूड करना है पाठ योजना बनाने में, ठीक है। पहला है मनोवैज्ञानिक पक्ष, दूसरा है स्पष्ट उद्देश्य, मतलब जो भी टॉपिक लिखे एकदम क्लियर कट होना चाहिए। तीसरा है शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान, शिक्षण सिद्धांत जितने हैं पढ़ाने का तरीका जो है वो सब का ज्ञान होना चाहिए, तभी तो उसके हिसाब से कौन सा शिक्षण सिद्धांत कहाँ पे अप्लाई करेंगे वो मालूम होना चाहिए, ठीक है। मालूम रहेगा तभी तो अप्लाई करेंगे। फिर पूर्व ज्ञान से समन्वय, पहले का जो ज्ञान है और आज जो पढ़ाना है उनके बीच में कैसे एडजस्टमेंट करना है, कौन सा सीढ़ी लगा दें कि पहले का ज्ञान और आज के जो आज हमें पढ़ाना है वो दोनों कनेक्ट हो जाए। अपने पहले के ज्ञान को आज जो पढ़ाने वाला टॉपिक है उससे कनेक्ट कर देना है, ठीक है, वही है समन्वय। लचीलापन होना चाहिए, ठीक है। लचीलापन नहीं रहेगा तो कहीं मान लीजिए बच्चे का स्तर ऊपर है या नीचे है तो आप उसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है सहायक सामग्री का उचित प्रयोग, मतलब जो भी आपके पास सहायक सामग्री है उसका उचित प्रयोग भी ज़रूरी है। पता चला बोर्ड है और बोर्ड पे हम पढ़ाई नहीं रहे, लिख ही नहीं रहे, कोई ज़रूरत मतलब, तो फिर ये अच्छा शिक्षण नहीं माना जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाइए बोर्ड पे कोई ना कोई मेन टॉपिक, मेन चीज़ उस पर लिखना ज़रूरी है। कोई भी डेटा आ गया कुछ भी है तो थोड़ा बहुत उसका यूज होना चाहिए, ठीक है। अगला है गृह कार्य बहुत ही ज़रूरी है। फिर समय का ध्यान, और समय तो सबसे ज़रूरी है। 40 मिनट का सेशन है तो कम से कम 40 मिनट चलना चाहिए, ये नहीं कि आधा घंटा में ख़त्म करके फिर 10 मिनट इधर उधर टाइम पास कर रहे हैं, या पता चला सेशन इतना लंबा खींच दिए कि दूसरे टीचर आके बाहर खड़े हैं और हम पढ़ाए जा रहे हैं, 50 मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। समय का मैंने पूरे समय में सीमित चीज़ को ख़त्म कर देना है। अगला पॉइंट है पाठ योजना के कितने स्तर होते हैं। देखिए स्तर क्या, इसके 2 स्तर हैं, इकाई स्तर और दैनिक स्तर। मतलब पाठ योजना एक इकाई स्तर बनता है, अभी आगे बताएंगे इकाई क्या होता है, इकाई स्तर क्या है,
और एक होता है दैनिक स्तर, मतलब एक दिन में एक, मतलब दैनिक स्तर का मतलब एक दिन में जनरली एक क्लास में एक ही पीरियड रहता है, तो हम जिस पीरियड में जाएँ तो हाँ हमें क्या क्या पढ़ाना है उस हिसाब से हमारा पाठ योजना होनी चाहिए कि आज जाएंगे क्लास में तो क्या कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ पे ख़त्म करेंगे, उसके बीच का क्या क्या प्रोसेस रहेगा, क्या क्या चीज़ें बताएंगे। तो हो गया दैनिक स्तर। और इकाई स्तर मतलब एक इकाई, मतलब इकाई होता है कई पाठों का समूह, अभी आगे बता रहे हैं कि इकाई स्तर पाठ योजना में किन किन तथ्यों पर ध्यान दिया जाता है। इकाई स्तर पाठ योजना में किन किन तथ्यों पर ध्यान दिया जाता है। देखिए इकाई स्तर का पाठ योजना कैसे बनता है, ये देखिए पूरा इसमें लिस्ट है, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें बताना चाह रहे हैं, ठीक है। मेन यही है कि इकाई स्तर में इकाई का नाम होना चाहिए, फिर उप इकाई का नाम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक का मुख्य बिंदु होना चाहिए, अध्यापन क्रिया होना चाहिए, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री, मूल ये सब देख लीजिएगा, ये सब चीज़ है, ठीक है। ये है इतना, ठीक है। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, मैंने ये मेन पॉइंट है इकाई स्तर की। इकाई स्तर बनाने के लिए अब इकाई क्या होता है ये आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। पूरा और जहाँ भी है ये खत्म हो रहा है, पाठ का प्रस्तुतिकरण तक हो रहा है, ठीक है। इकाई दैनिक स्तर पाठ्य योजना की रूपरेखा कैसी होती है, चलिए देखते हैं। दैनिक स्तर पाठ्य योजना की रूपरेखा, ये इकाई स्तर की पाठ्य योजना की रूपरेखा थी। अब देखते हैं दैनिक स्तर की पाठ्य योजना की रूपरेखा। ये देखिए दैनिक स्तर का पाठ्य योजना ऐसे होना चाहिए। दैनिक स्तर पाठ्य योजना का रूपरेखा ऐसे है, दिनांक, समय, इकाई का नाम, पाठ, कक्षा, कालांश, ये सब लिखा होना चाहिए। पाठ के उद्देश्य, फिर ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, कौशलात्मक, ज्ञानोपयोगात्मक, अभिज्ञानात्मक, मतलब सारा चीज़ है, ये अभिरुचि, ये सब चीज़ है ना, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें हम ज़्यादा टाइम व्यतीत नहीं करेंगे क्योंकि समय का बहुत ही महत्व है, कम समय में ज़्यादा पढ़ना है। ये आप लोग देख लीजिए, इसमें कुछ खास नहीं है, बस ये फॉर्मेट है, सब्जेक्टिव आता तो इसको याद करना होता, बस हमको पॉइंट मालूम होना चाहिए। कभी हो सकता है एक एक नंबर में पूछ दे कि ये ज्ञानात्मक इकाई स्तर का ये प्रारूप में कौन सा ये तथ्य, कौन सा पद आता है या कौन सा पद नहीं आता है, या दैनिक स्तर में कौन सा पद आएगा, कौन सा पद नहीं आएगा, इस टाइप से भी पूछ सकता है। तो इसलिए एक बार ध्यान दीजिएगा, बस ये फॉर्मेट है। और देखिए गृह कार्य में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ठीक है। इकाई हम बता दे रहे हैं, इकाई होता है कई पाठों का संग्रह, कई पाठों का सम्मिलित जो टॉपिक होता है उसे इकाई बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लिए ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री एक इकाई हो गया, ठीक है। अब ज्योमेट्री के अंदर हम सीखेंगे एंगल कैसे बनाते हैं, तो कोण कैसे बनाते हैं, तो कोण का एक अलग पार्ट हो गया। ज्योमेट्री के अंदर सीखेंगे त्रिभुज कैसे बनाते हैं, तो त्रिभुज का एक दूसरा पार्ट हो गया। ज्योमेट्री के ही अंदर सीखेंगे चतुर्भुज कैसे बनाते हैं, चतुर्भुज का एक अलग पार्ट हो गया। तो देखिए कई अलग अलग पार्ट है, इन तीनों पार्ट का, जैसे हम 3 पार्ट का नाम लिए, तीनों पार्टों को एक इकाई बना दिए ज्योमेट्री, ठीक है। तो इकाई समझ के, इकाई पाठ नहीं होता है, इकाई कई पाठों का समूह होता है, उससे रिलेटेड चीज़ें उसमें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। जैसे ज्योमेट्री इकाई है ना, तो उस ज्योमेट्री से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोण का कंस्ट्रक्शन, त्रिभुज का कंस्ट्रक्शन और चतुर्भुज का कंस्ट्रक्शन बताया गया। जैसे एक होता है क्षेत्रमिति, ये भी एक इकाई है। क्षेत्रमिति में क्षेत्रफल निकालना बताया जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो या आयत का क्षेत्रफल हो या वर्ग का क्षेत्रफल हो या शंकु का क्षेत्रफल हो, किसी चीज़ का क्षेत्रफल हो, क्षेत्रमिति में आएगा, ठीक है। तो हो जाएगा वो क्षेत्रमिति इकाई हो गया, बाकी और सब पाठ हो गया, ठीक है। तो ये होता है इकाई, इकाई और पाठ में अंतर है, ठीक। अगला पॉइंट है, देखते हैं गृह कार्य में क्या क्या विशेषताएँ होनी चाहिए। देखिए पहला है गृह कार्य रोचक होना चाहिए, रोचक रहेगा तभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे, अरे क्या चीज़ है सर, थोड़ा सा ध्यान दें, तो घर पे वो जाके अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। दूसरा निश्चित होना चाहिए, निश्चित होने का मतलब है कि ऐसा नहीं गृह कार्य बोले कि अपने से कोई भी 5 क्वेश्चन करके लाना, फिर कोई बच्चा कुछ नहीं करके लाएगा। निश्चित होने का मतलब होता है कि आप पार्टिकुलर क्वेश्चन दीजिए कि पेज नंबर इतने का क्वेश्चन नंबर ये, क्वेश्चन नंबर ये, क्वेश्चन नंबर ये करके ले आना है, या एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6 करके ले आना है। तो निश्चित होना चाहिए कि पार्टिकुलर वही क्वेश्चन पर, तो बच्चे उसको करके लाएंगे, नहीं करेंगे तो करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर ऐसे कर दें कि नहीं आप लोग कोई भी 5 क्वेश्चन करके ले आइए इस चैप्टर से, तो कोई कुछ नहीं करके लाएगा, ठीक है। तो ये एक निश्चित होना चाहिए कि क्या दिए हों गृह कार्य, रोचक होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, चुनौती प्रदान करने वाला होना चाहिए, मतलब बच्चों का दिमागी एक्सरसाइज हो, दिमाग में उसका हलचल हो कि ये कैसे होगा, अच्छा ये कैसे, ये नहीं कि जो चीज़ है पैटर्न बताएं स्कूल में वही चीज़ दे दिए तो बच्चे कर लेंगे आसानी से, लेकिन कुछ उसमें क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो उनका दिमाग, खुद का दिमाग यूज करे वो, ठीक है। अगला है पाठ्य के उद्देश्यों से संबंधित होना चाहिए, और जो पाठ पढ़ाए हैं उसी से रिलेटेड होमवर्क होना चाहिए। तो ऐसे ही होता है, मतलब एक लिखा गया है, होमवर्क का देने का मतलब ही वही है, जो चीज़ आज पढ़ाई हुआ, जो चीज़ आज क्लास में हुआ, उसी से रिलेटेड आपको होमवर्क देना है, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तम पाठ योजना की क्या क्या विशेषता है। उत्तम पाठ योजना की
मतलब अच्छा पाठ्य योजना बनाने की क्या क्या विशेषताएं। तो देखिए, पहला, शिक्षण में आत्मविश्वास उत्पन्न करने वाला हो। मतलब भाई पाठ्य योजना बनाए हैं तो खुद को ही अगर विश्वास नहीं होगा तो दूसरे को हम कैसे पढ़ाएंगे। तो पाठ्य योजना ऐसे होना चाहिए जो पढ़ाने में कॉन्फिडेंस ला दे, ठीक है। तो इस हिसाब से होना चाहिए। शिक्षक में आत्मविश्वास उत्पन्न कर दे। पाठ्य योजना ऐसा होना चाहिए कि कॉन्फिडेंस आ जाए। छात्र में रुचि बढ़ाने वाला हो, और ऐसा पाठ्य योजना चाहिए कि छात्र को बोर ना करे, उनके अंदर एक एक्टिविटी बनी रहे, हमेशा एक्टिव रहे, उनको रुचि लगे। अच्छा ये हो गया, अब इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, जैसे सिनेमा में होता है, ठीक है। तो वैसे ही रुचिकर होना चाहिए। तीसरा है लिखित तथा स्पष्ट होना चाहिए। मतलब वो रिटेन में होना चाहिए और स्पष्ट तरीके से होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला है सहायक सामग्री का उपयुक्त प्रयोग होना चाहिए। जो भी सहायक सामग्री है स्कूल में उन सब का प्रयोग होना चाहिए। समय अनुकूल और क्रमबद्ध हो, मतलब समय की सीमा में ही ख़त्म होना चाहिए, और क्रमबद्ध होना चाहिए, मतलब सिलसिलेवार स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, ठीक है। आइए अब देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, हर्बर्ट उपागम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन, ठीक है। हर्बर्ट उपागम क्या है। हर्बर्ट अप्रोच, उपागम का मतलब अप्रोच, कौन से अप्रोच बताए थे हर्बर्ट साहब ने। क्वेश्चन ये भी आता है हर्बर्ट उपागम के प्रतिपादक कौन है, तो बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है। हर्बर्ट साहब थे, हर्बर्ट उनके नाम पे ही है, अपने नाम पे ही एक अपना अप्रोच बना दिया, ठीक है। तो पहले का यही सिलसिला चलता था, जिसने कुछ बनाया उन्हीं के नाम पे फेमस हो गया, प्रचलित हो गया, ठीक है। तो यह सिद्धांत है जो हर्बर्ट उपागम, यह रुचि के सिद्धांत पर आधारित है। रुचि मतलब रुचि कोई आदमी नहीं है, इंटरेस्ट, उसके आधार पर, उसके सिद्धांत पर आधारित है, तथा शिक्षण की यह एक नई प्रणाली है, और शिक्षण की नई प्रणाली है, ठीक है। रुचि के सिद्धांत पर आधारित है और शिक्षण की नई प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है, हर्बर्ट उपागम को और किस नाम से प्रसिद्ध है। ये हर्बर्ट उपागम तो है ही, लेकिन इसका और दूसरा नाम है पंचपद प्रणाली। पंचपद प्रणाली, क्यों पंचपद है, नाम से स्पष्ट है, इसमें 5 पद होते हैं। कितने, 5 पद, ठीक है। लेकिन हर्बर्ट साहब जब स्टार्टिंग में दिए थे ना तो 4 ही पद दिए थे, लेकिन जब उनके जो और भी चेले थे, जो उनके शिष्य थे, वो लोग उसमें और सुधार किए और 4 से उसमें 5 पद कर दिए। उसी हर्बर्ट उपागम में ही इन्होंने संशोधन करके 4 की बजाय 5 कर दिया, तो हर्बर्ट उपागम में 5 पद हो गए, इसीलिए उसको पंचपद प्रणाली कहते हैं। लेकिन सर्वप्रथम जब हर्बर्ट साहब दिए थे तो उसमें 4 ही पद थे, ठीक है। लेकिन उनके जो शिष्य थे वो उसमें थोड़ा सा संशोधन करके उसमें 5 पद कर दिए। तो कौन कौन से 5 पद थे, ये अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पंचपद प्रणाली में कौन कौन से पद हैं। देखिए कौन कौन सा पद है। पहला है उद्देश्य कथन, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है तुलना, चौथा है सामान्यकरण, पांचवा है प्रस्तावना, ठीक है। उद्देश्य कथन होना चाहिए, फिर उस उद्देश्य कथन को रिप्रेजेंटेड करना चाहिए, मतलब प्रस्तुतिकरण होना चाहिए उसका, कैसे रिप्रेजेंट, फिर कंपेरिजन होना चाहिए, पहले क्या पढ़े थे और आज क्या पढ़ रहे हैं, तो उसमें समन्वय आना चाहिए, पर मतलब कंपेरिजन आना चाहिए, ठीक है, कि पहले में क्या था और आज हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है। सामान्यकरण होना चाहिए, एकदम नॉर्मल होना चाहिए, और प्रस्तावना भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये 5 पद था हर्बर्ट साहब का, तो ये याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, ठीक है। उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यकरण, प्रस्तावना, यही है 5 पद। दे देगा कि इसमें से कौन सा हर्बर्ट साहब का पद नहीं है, 3 यही दे देगा इसमें से, चौथा कुछ और दे देगा, तो ये याद होना चाहिए, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, हर्बर्ट के शिक्षण पदों पर आधारित पाठ्य योजना का स्वरूप क्या है। अब देखिए हर्बर्ट साहब का शिक्षण का जो पद है उनके आधार पर पाठ्य योजना कैसा दिखेगा, पाठ्य योजना का स्वरूप कैसा होगा। तो ये देखिए, ये रहा आपके सामने, ये पाठ्य योजना का स्वरूप है, किसके हिसाब से, हर्बर्ट साहब के हिसाब से, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चाहे तो। दिनांक होना चाहिए, दिनांक, विषय और पीरियड होना चाहिए, चक्र लिखा है मतलब पीरियड, कौन सा घंटी है, कौन सा पीरियड है। फिर उसके नीचे होना चाहिए क्लास, मतलब कक्षा, प्रकरण और अवधि होना चाहिए। आप लोग जो पाठ्य योजना बनाए होंगे यही हिसाब से बनाए होंगे, ठीक है। तो ये हर्बर्ट साहब का है। उसके बाद सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, बोधात्मक, श्यामपट्ट सारांश, लेखन कार्य, पुनरावृत्ति, गृह कार्य, इतना होना चाहिए, ठीक है। ये है उनके हिसाब से पाठ्य योजना का स्वरूप। और जो आप लोग पाठ्य योजना बनाए हैं अभी सेकेंड ईयर में, ये इतना ही, यही सब चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए हर्बर्ट उपागम के क्या क्या गुण हैं, गुण देखिए क्या क्या है इसके उपागम के। इनके द्वारा कक्षा शिक्षा में पाठ्य वस्तु को क्रमबद्ध तरीके से छात्रों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। मतलब इसके द्वारा जो है ना, कक्षा शिक्षण में पाठ्य वस्तु को क्रमबद्ध तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा, फिर ऐसे करके, ठीक है।
फिर दूसरा पॉइंट क्या है, नवीन शिक्षक माने जो नया शिक्षक है, नवीन शिक्षक के लिए शिक्षण कार्य में आधारशिला का कार्य करता है। ठीक है, नवीन शिक्षक जो नए शिक्षक उनके लिए आधारशिला मतलब उन्हीं को देखकर वो लोग पढ़ाते हैं कि अच्छा ये चीज़ पहले से पढ़ा रहे थे, जो पुराने टीचर ये छोड़ के गए अब यहाँ से हमको पढ़ाना है, तो उस को वो फॉलो करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, यह उपागम और निगमन विधि के समन्वय का समन्वय है, मतलब उपागम और निगमन विधि के बीच का समन्वय है, दोनों के बीच में ये कोऑर्डिनेशन करता है। अगला पॉइंट है, इसके मदद से विषय वस्तु को सरल व स्पष्ट बनाया जा सकता है। और इस जो हर्बर्ट साहब का जो योजना था, ये उपागम था, इससे विषय वस्तु को सरल और स्पष्ट बनाया जा सकता है, मतलब छोटा और हल्का बनाया, जिससे बच्चों को जल्दी से आसानी से समझ में आ जाए। शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण बात ये होता है कि बच्चे को कैसे भी समझ में आ जाए, चाहे आपको कैसे भी एक्टिविटी करना पड़े, नाचना पड़े, गाना पड़े, आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चे को अगर समझ में आ गया तो समझिए कि आप एक सफल शिक्षक हो गए। ठीक है, ये नहीं कि आप जेब में हाथ डाल के ऐसे पढ़ा रहे हैं, बच्चे को समझ में आए ना, आपको एक्टिविटी ऐसा करना है ताकि उनको अच्छे से समझ में आ जाए, वही एक सफल शिक्षक है। ठीक है, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देना है जो कि उनके दिमाग में सीधे हिट करे और सीधे अंदर चला जाए। ठीक है, तो ये होता है अच्छे शिक्षक की पहचान। ये नहीं कि प्रोफेशनल तरीके से जेब में हाथ रखे हुए पढ़ा रहे हैं, 2-4 शब्द बोले, 2-4 नहीं भी बोले, तो ऐसे सफल शिक्षक नहीं बोलते। सफल शिक्षक का मतलब सामने वाला जो व्यक्ति है, हो सकता है कमज़ोर व्यक्ति हो सकता है, कमज़ोर छात्र हो सकता है, तेज छात्र हो, ठीक है, कोई भी टाइप का छात्र हो, जो चीज़ हम पढ़ाना चाह रहे हैं उनके दिमाग में सीधे हिट करे, सीधे बैठ जाए, सीधे समझ में आ जाए, वही होता है अच्छा शिक्षक। ठीक है, बढ़िया बच्चे को तो कोई पढ़ा सकता है, कमज़ोर विद्यार्थी को जो तेज कर दे तो उससे अच्छा कोई शिक्षक नहीं हो सकता। ठीक है, तो अपने को ये लेके चलना कि हर बच्चा कमज़ोर है, उस हिसाब से सोचना है, उस हिसाब से उस लेवल से उठा के बच्चे को पढ़ाना है, यही होता है अच्छे शिक्षक का गुण। ठीक है, अब देखिए हर्बर्ट उपागम की क्या क्या सीमाएँ हैं, अगला क्वेश्चन यही है। तो इसमें भाई कमियां क्या क्या हैं, सीमाओं का मतलब कमियां क्या क्या हैं। तो इसमें छात्र से ज़्यादा शिक्षक सक्रिय होते हैं, तो जो सक्रिय शिक्षक रहेगा तो सक्रिय शिक्षक को ज़्यादा सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमें शिक्षक को थोड़ी सीखना है, शिक्षक को सिखाना है, तो ऐसा होना चाहिए कि छात्र ज़्यादा सक्रिय हों, लेकिन यहाँ थोड़ा सा उल्टा है, तो ये कमी में आ गया। इसमें छात्र से ज़्यादा शिक्षक ही एक्टिव रहता है, शिक्षक ही सक्रिय रहता है। ठीक है, तो एक कमी हो गया, अगर छात्र एक्टिव रहता है तो छात्र ज़्यादा सीखता है। ठीक है, अगला है शिक्षण में लचीलापन कम है। अब देखिए हम शुरू में बताया कि पाठ्य योजना में लचीलापन होना चाहिए, ताकि कमज़ोर विद्यार्थी को समझाना हो तो वहाँ पे हम कुछ परिवर्तन करके वहाँ कर दें, या जो अच्छा विद्यार्थी मिल गया तभी तो वहाँ से कुछ स्टेप को गायब भी कर दें। ठीक है, तो लचीलापन होना चाहिए, लेकिन इसमें लचीलापन कम है। ठीक, तो ये भी थोड़ा सा ये भी कमी हो गया। तीसरा है, इस उपागम में छात्र स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर सकते। इसमें क्या, छात्र स्वतंत्र होकर काम नहीं करेंगे, क्योंकि शिक्षक सक्रिय है ना, शिक्षक जो बोलेगा जो कहेगा वही करना होगा, स्वतंत्र होकर नहीं कर सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। वार्षिक योजना तैयार करते समय किन बातों का ध्यान देना चाहिए। वार्षिक योजना समझ रहे हैं, एनुअल ये मतलब ईयरली जो लेसन प्लान है, वार्षिक योजना। जैसे एक होता है, देखिए प्लान समझिए कैसा होता है। एक होता है क्लास में जो पढ़ाना है, आज पढ़ाना है, उसका एक अलग प्लान होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं दैनिक प्लान। उसके बाद होता है एक लेसन प्लान। लेसन प्लान मतलब एक पाठ है, उस पाठ को हमें कैसे पढ़ाना है, 2 पीरियड में पढ़ाना है कि 4 पीरियड में पढ़ाना है कि 5 पीरियड में पढ़ाना है कि 10 पीरियड में, ये सब टीचर के ऊपर डिपेंड करेगा। एक ही लेसन को कोई टीचर 4 पीरियड में पढ़ा सकता है, तो उसी लेसन को कोई टीचर हो सकता है 5 पीरियड में पढ़ाए, 6 पीरियड में पढ़ाए, तो टीचर पे वेरी करता है। ठीक है, तो हो गया लेसन प्लान। फिर होता है इकाई प्लान, इकाई का वो इकाई योजना, वही यूनिट प्लान। तो उस यूनिट को कैसे पढ़ाना है वो हो गया यूनिट प्लान, इकाई योजना। ठीक है, एक इकाई में कई सारे चैप्टर होते हैं, कई सारे पार्ट होते हैं। अब कई यूनिट पूरे साल भर में पढ़ाना है, तो पूरे साल भर का जब खाका बनाएंगे उसको बोलते हैं वार्षिक योजना, कि इस पूरे साल में क्या क्या हमें, जैसे मैथ का मान लीजिए 9th क्लास में मैथ पढ़ाना है, तो 9th क्लास के मैथ में इस साल में क्या क्या चीज़ें पढ़ाना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो चीज़ों का जो योजना बनाया जाता है उसको बोलते हैं वार्षिक योजना। पूरे साल का खाका रहता है उसमें, तो उसको तैयार करते समय क्या क्या बातों को ध्यान देना है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मतलब ज़रूरी चीज़ है इसमें। ये देखिए, संपूर्ण सत्र कि कार्य दिवस की गणना, अवकाश, छुट्टी, उत्सव, परीक्षा आदि का ध्यान में रखना चाहिए। मतलब किस दिन कितना छुट्टी है, किस महीने में कितना छुट्टी है, कितना अवकाश है, कितना हमको छुट्टी लेना पड़ सकता है, कब कब परीक्षा, ये सब चीज़ों को ध्यान रख के बनाया जाता है। ठीक है, कि इस महीने में ये यूनिट पढ़ाएंगे, इस महीने में ये यूनिट, इस महीने में ये यूनिट, या ये 2 महीना का ये यूनिट पढ़ाएंगे, इस हिसाब से हमें बनाना। जैसे जनरली लोग जुलाई, अगस्त, सितंबर
अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने ले लिए। 3 महीने में कौन कौन सा यूनिट पढ़ाना है उसका बना लिए। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस 3 महीने में क्या क्या पढ़ाना है उसका बना लिए। ठीक है, तो उस हिसाब से ये पूरे साल का बनाया जाता है। तो इसमें हमको मालूम होना चाहिए किस महीने में कितना छुट्टी है, तभी तो पता चला छुट्टी के दिन भी अपना लेक्चर रख दिया, छुट्टी हो गया तो हमारा तो फिर लेक्चर कम पढ़ने लगेगा ना। तो ये सब चीज़ें मालूम होना चाहिए, बनाते समय ये सब चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। फिर पिछले सत्र में त्रुटियों को पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, मतलब पिछले सत्र में जो हमने गलती किया उस गलती को भी सुधारना है नए वाले प्लान में। ठीक है, अगला देखिए, अगला पॉइंट है विद्यालय में उपलब्ध साधन एवं शिक्षण सहायक सामग्री का ध्यान में रखना। मतलब विद्यालय में जो जो चीज़ें साधन जो साधन उपलब्ध है उन सब चीज़ों का ध्यान में रख के बनाना चाहिए। पता चला हम कोई चीज़ ऐसा पाठ्य योजना बना दिए वार्षिक पाठ्य योजना में और पता चला उस टाइम वो विद्यालय में उपलब्ध ही नहीं है, फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो उस चीज़ों को भी ध्यान में रखना है कि जो अपने पास विद्यालय में सामग्री है उसी का यूज करके बनना चाहिए पाठ्य योजना। ठीक है, अगला है शिक्षक द्वारा स्वयं की क्षमता व छात्रों के स्तर को ध्यान में रखना चाहिए। मतलब शिक्षक को अपना स्तर, ठीक, और छात्रों का स्तर दोनों को ध्यान में रख के तब पाठ्य योजना होना चाहिए। पता चला शिक्षक हाई लेवल में है, छात्र लो लेवल में है, शिक्षक ऊपर से पढ़ाया और बच्चे के ऊपर निकल के चला गया, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चे का लेवल उस लेवल से भी शुरू करें, उस लेवल या उसके नीचे से शुरू करें और फिर पढ़ाते हुए हाई लेवल पे जाए। ठीक है, मतलब लो लेवल से हाई लेवल की तरफ पढ़ाना चाहिए। अगला है प्रारूप लचीला एवं परिवर्तनशील होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए भाई, प्रारूप लचीला हम कई बार बता चुके हैं कि लचीला होगा तो अच्छा रहेगा। कभी बच्चा कमजोर आ सकता है, कभी विद्यार्थी मतलब बच्चा तेज होगा तो उसके हिसाब से लचीला रहेगा, तो हम उसी हिसाब से कोई स्टेप जोड़ सकते हैं या हटा भी सकते हैं। अगला है वरिष्ठ शिक्षकों और प्रधानाचार्य से संपर्क करने के बाद ही अंतिम रूप देना चाहिए। सारा चीज़ बनाने के बाद जो वरिष्ठ टीचर हैं, वरिष्ठ शिक्षक हैं या प्रधानाचार्य हैं, उनको एक बार दिखा लीजिए, सर ये चीज़ हमने बनाया है। वो भी अपना अनुभव बता देंगे कि ऐसा सही है, ये चीज़ें परिवर्तन हो सकता है, तो आप उनके हिसाब से दिया हुआ परिवर्तन कर दें, नहीं तो अगर फाइनल हो जाए तब फिर ओके कर दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। वार्षिक पाठ्य योजना के क्या क्या लाभ हैं। अब देखिए इसके लाभ क्या क्या हैं। अध्यापक को उपलब्ध कालांशों का अभ्यास रहता है, मतलब अध्यापक को पता रहता है कि हमको कितने कालांश में कौन से टॉपिक को ख़त्म करना है या किस महीने में किस चैप्टर तक को फिनिश कर देना है। ठीक है, तो उसका अभ्यास रहता है, तो उस हिसाब से वो लोग अपना टीचर उस हिसाब से अपना मैनेज करके चलता है। दूसरा, इकाईवार पाठ की तैयारी में सहायक होता है, मतलब इकाई के हिसाब से हम जो बनाए हैं तो उसमें जो तैयारी कराते हैं उसमें सहायक होगा। ठीक है, कि भाई जैसे एक इकाई को हमने मान लीजिए 1 महीने का टाइम लिया, तो एक उस महीने में इकाई उस समाप्त होना चाहिए। तो आप अगर प्लान बनाए हैं तो प्लान के हिसाब से आपको जब प्लान इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहाँ भी समाप्त करना है, नहीं तो फिर आप पीछे हो जाएंगे। जैसे जनवरी में इकाई 5 खत्म हो जाना चाहिए, तो इकाई 5 जनवरी खत्म होते होते आपकी इकाई 5 भी खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है, तो उसमें अगर हम पहले से तैयार किए हैं कि 5 जनवरी में इकाई 5 खत्म है, तो उसमें हमको भी सहायता मिलेगी कि हाँ भाई जनवरी में कैसे भी इकाई 5 खत्म होना है। ठीक है, तो ये हमको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। आवश्यकता अनुसार, अगला पॉइंट है आवश्यकता अनुसार परिवर्तन लचीलापन के कारण संभव होता है, और आवश्यकता अनुसार जो परिवर्तन करते हैं वो लचीला है इसीलिए परिवर्तन कर देते हैं, तो ये भी अच्छा चीज़ है। अगला पॉइंट है अवकाश पर्व आदि की संपूर्ण सत्र की जानकारी रहती है, और कब छुट्टी है कब नहीं है, कब कौन सा त्यौहार है, सबका जानकारी रहता है। तो उस हिसाब से हम लोग अपना पूरे प्लान में जो क्लास है लेक्चर उस हिसाब से एडजस्ट करके रखते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। प्रेस्टन के अनुसार इकाई योजना की क्या परिभाषा है। प्रेस्टन के अनुसार देखिए इकाई योजना की परिभाषा, एक जैसी वस्तुओं का वह समूह जो अधिकृत द्वारा बोधगम्य हो इकाई कहलाती है। मतलब एक ही जैसी चीज़ों का संग्रह, जैसे हम बताएं ना कि ज्योमेट्री है तो ज्योमेट्री ही जैसे चीज़ों का जो संग्रह होगा वही इकाई कहलाएगा। तो ज्योमेट्री में क्या है, एंगल बनाना या कंस्ट्रक्शन या ट्रायंगल या क्वाड्रिलेटरल, मतलब कोण या त्रिभुज या चतुर्भुज। ठीक है, तो एक ही चीज़ों का जो संग्रह होगा वो इकाई हो गया। ठीक है, और वो अलग अलग चैप्टर होगा, मतलब कई चैप्टर का एक संग्रह, छोटा छोटा चैप्टर मिलकर एक बड़ा इकाई। ठीक है, इकाई किसे कहते हैं, देखिए इकाई किसे कहते हैं, कई पाठों के संग्रह को इकाई कहेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है इकाई योजना के क्या क्या उद्देश्य हैं। देखिए इकाई योजना के उद्देश्य क्या हैं। देखिए उद्देश्य पहला है मनोवैज्ञानिक आधार पर पाठ्य वस्तु को संगठित करना। ठीक है, पाठ्य वस्तु को एक साथ संगठित कर लेगा। ठीक है, जैसे चतुर्भुज, त्रिभुज और कोण, तीनों सबको संगठित कर लिया और एक इकाई बन गया पहला। दूसरा है विषय वस्तु को व्यवहारिक बनाना। विषय वस्तु व्यवहारिक हो जाएगा, भैया चलो हम लोग कंस्ट्रक्शन या ये पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो ज्योमेट्री में जो जो चीज़ें रिलेटेड है वो चीज़ें हम लोग पढ़ लेंगे। अगला पॉइंट है एक ही प्रयोजन पर छात्रों का ध्यान केंद्रित रहेगा। छात्रों का ध्यान केंद्रित रहेगा कि भैया हम तो अभी ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, उसमें ज्योमेट्री में चैप्टर 1 मान लीजिए कोण है तो कोण खत्म होगा, चैप्टर 2 त्रिभुज है तो भी खत्म होगा, चैप्टर 3
चतुर्भुज है तो भी खत्म हो जाएगा। तो उनका ध्यान केंद्रित रहेगा कि हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, उस हिसाब से हम कई चैप्टर फिनिश कर देंगे। ठीक, अगला है इकाई समाप्ति पर मूल्यांकन की व्यवस्था। इकाई समाप्ति क्या, कोई भी पाठ के पढ़ाने के समाप्ति पर तो मूल्यांकन होता है। ये कहीं भी शिक्षण कार्य है तो बिना मूल्यांकन का शिक्षण कार्य तो पूरा माना ही नहीं जाता, तो मूल्यांकन तो बहुत ज़रूरी है ही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इकाई पाठ्य योजना के क्या क्या लाभ हैं। अब देखिए लाभ क्या है, ये संपूर्ण विषय वस्तु एवं दैनिक पाठ्य योजना को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। मतलब जितने विषय वस्तु है और जो हम डेली पढ़ा रहे हैं उनके बीच में समन्वय स्थापित करेगा, मतलब उन दोनों के बीच में जोड़ने वाली कड़ी है। अगला है समन्वय में सहायक, और समन्वय करेगी, एडजस्टमेंट करेगी कि भाई पहले क्या पढ़ाए थे और आज क्या पढ़ाए, इन दोनों के बीच में ये कड़ी है। ठीक है, कड़ी का मतलब वही समन्वय। अगला है विषय वस्तु को क्रमबद्ध तथा सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करती है। जो भी विषय वस्तु है उसको क्रमबद्ध तथा सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, इकाई योजना के क्या क्या दोष हैं। देखिए दोष तो सब चीज़ों में है, तो दोष क्या है, इसमें प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है। मतलब जो शिक्षक काम चलाऊ हैं उससे इकाई योजना से आप नहीं पढ़ा सकते। कैसे, जैसे मान लीजिए कि हम शुरू कर दिए चैप्टर वाइज, मान लीजिए पढ़ा रहा है, तो कोई टीचर को केवल अगर त्रिभुज की जानकारी है, चतुर्भुज की जानकारी नहीं है, तो वो चैप्टर त्रिभुज को पढ़ा सकता है आसानी से। लेकिन अगर इकाई हिसाब के हिसाब से पढ़ाना है, जैसे मान लीजिए ज्योमेट्री को पढ़ाना है, तो ज्योमेट्री को पढ़ाने के लिए ऐसे टीचर की ज़रूरत होगी जो कोण को भी जानता हो, त्रिभुज को भी जानता हो और चतुर्भुज को भी जानता हो, तभी तो तीनों को पढ़ाएगा, तभी तो इकाई खत्म होगी। ठीक है, तो इसके लिए प्रशिक्षित शिक्षक की ज़रूरत होगी। ठीक है, पाठवाज में तो भाई केवल एक चैप्टर अगर पढ़ा दिया तो टीचर का उसका काम खत्म। लेकिन इकाई खत्म करना है तो ऐसे शिक्षक की जरूरत पड़ेगी जो इकाई के सारे पाठों को जानता हो, तो इसमें प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन 24, सीवी गुड के अनुसार पाठ्य योजना क्या है। देखिए पाठ्य योजना का परिभाषा सीवी गुड साहब ने क्या दिया था, ध्यान से सुन लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। यह एक पाठ के प्रमुख तत्वों के रूपरेखा को एक क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। मतलब एक पाठ को जो प्रमुख तत्व हैं उनके जो रूपरेखा है उनको एक क्रम में प्रस्तुत किया जाता है, वही है पाठ्य योजना। मतलब एक पाठ है उसमें क्या क्या मुख्य पॉइंट है उसको लिख दिए, उसी क्रम में पढ़ाएंगे क्लास में, तो वही हो गया पाठ्य योजना। ठीक, अगला क्वेश्चन है दैनिक पाठ्य योजना का क्या क्या महत्व है। देखिए दैनिक पाठ्य योजना मतलब एक दिन में जो पढ़ा रहे हैं, एक पीरियड में जो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, शिक्षक को यह पता रहता है कि किस कालांश में शिक्षण कराना है। मतलब दैनिक पाठ्य योजना से पता रहेगा कि कौन कौन पीरियड में हमको पढ़ाना है। ठीक, क्या क्या पढ़ाना है ये भी पता रहता है। दूसरा पॉइंट है शिक्षण के दौरान उपस्थित होने वाली समस्याओं का संभावित हल शिक्षक पूर्व में ही खोज लेता है। मतलब अगर आप पाठ्य योजना बनाए हैं तो आपको ये बनाने में पता लग जाएगा कि बच्चों को क्या क्या कहाँ पे दिक्कत आ सकती है, तो उसका आप पहले से ही सोल्यूशन ढूंढ के रखे रहेंगे। बच्चे जैसे पूछेंगे आप उसको सोल्यूशन बताएंगे, बच्चे सेटिस्फाई हो जाएंगे। ठीक है, अगर अचानक से पढ़ाने जाते हैं बच्चे कुछ पूछ लेंगे तो फिर आपका कभी कभी विचारधीन हो सकते हैं, मुंह बंद हो सकता है। अगर आप पहले से उसको एक बार पाठ्य योजना बनाए तो आपको मालूम है क्या क्या पढ़ाना है, तो उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या बच्चे पूछ सकते हैं, उसका आप उसमें बना के गए हैं, तो जब भी बच्चे पूछेंगे कुछ भी तो आप उसको आसानी से उसका हल निकाल सकते हैं, हल दे सकते हैं। ठीक है, अगला है शिक्षण को विचारहीन होने से बचाता है। वही चीज़ है, अचानक से कोई बच्चा पूछ लेगा, अगर पढ़े से आप प्रैक्टिस करके नहीं गए तो विचारहीन हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, बोलेंगे अरे ठीक है कल बता देंगे, तो इससे थोड़ा सा इमेज में डाउन हो सकता है। ठीक है, तो आप पहले से पाठ्य योजना बनाए तो आपको मालूम है क्या क्या क्वेश्चन राइज हो सकता है, उस क्वेश्चन को तैयारी कर लीजिए, उसके हिसाब से जाइए। कोई भी बच्चा कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन आदर्श पाठ्य योजना की क्या क्या विशेषता है। आदर्श पाठ्य योजना, अभी एग्जाम के बाद आदर्श पाठ्य योजना आप लोग को देना है, भूलिए नहीं। तो क्या क्या विशेषता होती है, यही विशेषता आप लोग सेट कर लीजिए अपने हिसाब से, फिर आदर्श पाठ्य योजना में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम के बाद इसका प्रैक्टिकल होगा तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। पहला है उद्देश्यों पर आधारित, मतलब कोई भी आदर्श पाठ्य योजना है, कोई भी पाठ्य योजना में एक उद्देश्य तो होता ही है, तो उद्देश्यों पर आधारित होना चाहिए। पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, जो पहले पढ़े उसी से रिलेटेड आगे चीज़ें होनी चाहिए। पूर्व ज्ञान पर आधारित, उदाहरणों का प्रयोग होना चाहिए, मतलब जो भी उदाहरण है, कुछ भी उदाहरण तो देना ही पड़ेगा, उदाहरण के साथ ही करना है। ठीक, अगला है भाषा की सरलता, मतलब सरल और सिंपल भाषा में बताना है, कठिन शब्दों का यूज नहीं करना है, सरल और सिंपल भाषा में बताना है। ठीक, फिर समय का ध्यान, मतलब 40 मिनट का लेक्चर है तो 40 मिनट के भीतर ही खत्म हो जाना चाहिए, 40 के ऊपर जाना नहीं चाहिए। ठीक है, समय का ध्यान। फिर श्यामपट्ट का प्रयोग, बिल्कुल श्यामपट्ट प्रयोग करना है, चाहे कुछ भी पढ़ाएं आप, श्यामपट्ट का प्रयोग होना चाहिए। फिर मूल्यांकन और गृह कार्य, ये तो सब में रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ है आदर्श पाठ्य योजना की विशेषता। अगला देखिए पाठ्य योजना के क्या क्या सोपान हैं, क्या क्या स्टेप हैं। ये देखिए ये है स्टेप, इसको आप देख लीजिए। पाठ्य योजना के सोपान, पाठ्य योजना का क्रम संख्या होना चाहिए। ठीक, उसके बाद दिनांक होना चाहिए, फिर कक्षा होना चाहिए, फिर कक्षा के बाद अगर सेक्शन है ए बी तो वही वर्ग होना चाहिए। ठीक है, वर्ग मतलब सेक्शन। फिर कालांश, समय अवधि, विषय, प्रकरण, विद्यालय का नाम, छात्राध्यापक का नाम, सामान्य उद्देश्य,
ठीक है। विशिष्ट उद्देश्य, अधिगम सामग्री, पूर्व ज्ञान, ये सब चीज़ें होना चाहिए। प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, विकासात्मक प्रश्न, बोधात्मक, श्यामपट, पुनरावृत्ति और गृहकार। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप देख लीजिएगा, इसमें कोई ज़्यादा कुछ बताने लायक है नहीं। इसी के बाद ये थैंक यू आ गया। थैंक यू आने का मतलब आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, अच्छे से पूरा समझिए और अच्छे से तैयारी करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ठीक है। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करिए, ठीक है। होप आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।